अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस टॉपिक कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट को डिटेल से स्टडी करना है। अभी तक हमने देखा कि कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटरप्रेट करती है F इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 and R is the distance between two charges and K is Coulomb constant। इसके साथ साथ हमने K की न्यूमेरिक वैल्यू को भी देखा था विच वाज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि K की ये न्यूमेरिक वैल्यू कौन से फार्मूले से ऑब्टेन की जाती है। K की इस वैल्यू को हम एक फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ऑब्टेन करते हैं। अब इस फार्मूला में यूज़ होने वाली टर्म एप्सिलॉन नॉट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब एप्सिलॉन नॉट बेसिकली एक कांस्टेंट है जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। इट्स मीन एप्सिलॉन नॉट एक सिंबल है जो फिज़िकल क्वांटिटी परमिटिविटी को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी का मीन तो इसके नेम से ही शो हो रहा है। इट्स मीन परमिट करना या अलाउ करना। अब किस चीज़ को परमिट या अलाउ करते हैं हम? कूलम्स लॉ में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करना बिटवीन टू चार्जेस, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। अब हमने देखा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि इक्वल है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जब हम एप्सिलॉन नॉट की इस न्यूमेरिक वैल्यू को K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फार्मूला में पुट करते हैं तो हम K की न्यूमेरिक वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को ऑब्टेन करते हैं। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ के बेसिक फार्मूला पे जो हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करके आए हैं, विच वाज F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हम उस फार्मूला में K की ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पुट करें तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा। ये फार्मूला हमारे पास किसी भी मीडियम की एब्सेंस में यूज़ होगा जब कोई भी मीडियम चार्जेस के दरमियान ना हो। अब हम सेकंड केस लेते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को इन्वॉल्व कर दें तो चार्जेस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। लेट्स सपोज टू चार्जेस के दरमियान हमने एक मीडियम इन्वॉल्व कर दिया। याद रखें कि ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। आप इसको इंसुलेटर कह लें, मीडियम कह लें या फिर एक और लफ्ज़ डाई इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। याद रहे कि किसी भी मीडियम को एक पर्टिकुलर सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्सिलॉन। अगर हम एप्सिलॉन के साथ नॉट का यूज़ कर लें तो फिर ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को इंडिकेट करेगा। बट हम एप्सिलॉन के साथ अगर आर को यूज़ करें तो ये रिलेटिव परमिटिविटी को इंडिकेट करेगा। अब आप सोचें कि जब चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं था तो वो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे। बट जब हमने मीडियम को इन्वॉल्व कर दिया तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली यस। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को इन्वॉल्व कर दें तो इनके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज़ होगी। अब बात आती है ये फोर्स कितनी अमाउंट से डिक्रीज़ होगी। तो याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी अमाउंट से डिक्रीज़ होती है जितनी अमाउंट का हमने
परमिटिविटी कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यूज़ किया होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के फार्मूला की। जब हम दो चार्जेस के दरमियान मीडियम को इन्वॉल्व कर दें तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स इन केस ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अब हम अगर मैथमेटिकल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन आर को डिनोमिनेटर में ही क्यों लिखा, इसको तो न्यूमरेटर में भी लिखा जा सकता था ना। तो इसकी वजह ये है कि मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाने से हमारे पास फोर्स डिक्रीज़ हुई है। इट्स मीन फोर्स डिक्रीज़ हुई है। फोर्स डिक्रीज़ हुई तो मतलब हम डिवाइड में लिखेंगे टर्म को। अगर हमारे पास फोर्स इंक्रीज़ होती तो हम मल्टीप्लाई में लिखते या फिर डी न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर में लिख लेते। तो ये थी एक सिंपल सी लॉजिक कि हमने फार्मूला में एप्सिलॉन आर को डिनोमिनेटर में क्यों लिखा। तो इसकी सिंपल सी वजह थी कि फोर्स डिक्रीज़ हुई है। सो ये थे दो केस कि जब हमारे पास चार्जेस के दरमियान मीडियम इन्वॉल्व हो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कैसे फाइंड आउट होगी, और जब हमारे पास मीडियम ना इन्वॉल्व हो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कैसे फाइंड आउट होगी। आई होप सो आज का लेक्चर आपको कूलम लॉ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।